नमस्कार। कृषि भूमि में आप सबका स्वागत है। चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सोना चांदी के अलावा अन्य कमोडिटी पर भी अगर आपको आसान भाषा में बारीक जानकारियां लेनी है तो हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनके जरिए आप कृषि भूमि में ये जानकारी ले सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि आप कृषि भूमि को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। इस समय हमारे साथ जो कमोडिटी एक्सपर्ट हैं मनोज कुमार जैन जी, जो पृथ्वी फिनमार्ट से हैं। और इनसे आज हम पूछते हैं जो स्थिति सोने चांदी की बनी हुई है, तो आखिरकार क्या प्रेजेंट की स्थिति है, क्या फ्यूचर में होगा। जो लोग सोना चांदी खरीदना चाहते हैं या फिर इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर उसे निकालना चाहते हैं, तो क्या प्रेजेंट की स्थिति है और आने वाले दिनों में क्या रहेगी। मनोज जी, सबसे पहले कृषि भूमि में आपका स्वागत है। थैंक यू सुबोध जी। मनोज जी, जब सोने चांदी की हम लोग बात कर रहे हैं आज, तो सबसे पहले तो मैं आपसे एक जानकारी ये लेना चाहता हूं कि पिछले हफ्ते सोना जो था काफी मतलब काफी तेजी थी उसमें। तो आपको क्या लगता है कि क्या वजह रही थी जो पिछले हफ्ते काफी तेजी रही। नमस्कार सुबोध जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ बुलाने के लिए। और जो आपके चैनल का नाम है कृषि भूमि, तो एक बहुत ही अच्छा जो है आपने टाइटल सिलेक्ट किया है, उसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। सोने की अगर हम बात कर रहे हैं तो कृषि भूमि से ही अगर हम इसको कोरिलेट करें तो सोना भी हम कह सकते हैं कि जो पोर्टफोलियो का जो निवेश होता है तो वो निवेश की एक भूमि का जो काम है सोना जो है वो करता है। तो अगर हम कृषि भूमि से भी इसको कोरिलेट करें तो इसका काफी महत्व है। दूसरा, जहां तक आपने सोने की बात की कि गत सप्ताह हमने बड़ी रैली यहाँ पे सोने की कीमतों में आते हुए देखी थी, तो उसके पीछे मुख्य वजह यह थी कि जो रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर जारी है और 1000 दिन से ये वॉर चल रहा है। लेकिन पिछले सप्ताह हमने देखा है कि वहां पे दोनों देशों के बीच में जो वॉर है वो एस्केलेट होता हुआ नजर आया था, जब यूक्रेन की तरफ से रशिया के ऊपर लॉन्ग डिस्टेंस के जो मिसाइल है वो दागे गए, और उसके जवाब में रशिया की तरफ से भी लंबी दूरी के जो मिसाइल है वो यूक्रेन के ऊपर दागे गए। साथ ही रशिया ने अपनी जो परमाणु जो नीति है उसमें भी संशोधन किया, और वहां पे उस संशोधन के बाद जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है वो बढ़ते हुए नजर आए, और उसी के चलते सोना में हमने देखा कि एक सेफ हेवन डिमांड जो है वो बढ़ती हुई नजर आई थी। और सोना वर्ष 2024 का सबसे ज्यादा सिंगल सप्ताह का जो गेन है पिछले सप्ताह दिखाता हुआ इंटरनेशनल और भारतीय बाजारों में नजर आया था। तो बड़ी वजह यही थी कि जो रशिया यूक्रेन का जो वॉर है वहां पे तनाव बढ़ता हुआ नजर आया था। उसके चलते हमने जो रिस्क प्रीमियम है वो बढ़ते हुए देखे, और सोने में एक अच्छी बढ़त जो है पिछले सप्ताह देखने को मिली। अच्छा मनोज जी, जैसे पिछले हफ्ते आप बता रहे थे जियोपॉलिटिकल काफी अनस्टेबल था और बहुत सारी हैपनिंग्स थी जिसकी वजह से सोने का भाव बढ़ा। लेकिन जो अभी अगर हम बात करें मंडे की, तो मंडे को करेक्शन आया, तो इसकी क्या वजह रही और किस तरह से आप इस चीज को देखते हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशंस की अगर बात करें तो अभी दुनिया भर में काफी फ्रंट जो है वो टेंशंस के खुले हुए हैं। रशिया यूक्रेन एक है, दूसरा हम मध्य पूर्व की अगर बात करें तो वहां पे इसराइल ईरान, इसराइल हमास, इसराइल लेबनान और काफी सारे देशों के बीच में जो है तनाव जारी है। और कल का जो डेवलपमेंट हुआ ये हुआ कि इसराइल और लेबनान के बीच में जो सीज फायर की संधि का जो प्रस्ताव है वो पारित होता हुआ नजर आया, और दोनों देश उसमें आगे बढ़ते हुए नजर आए। तो जो मध्य पूर्व में तनाव जो है वो थोड़ा कमजोर पड़ता हुआ नजर आया, और उसी के चलते हमने देखा कि जो कुछ जो रिस्क प्रीमियम्स जो है सोने में बने हुए थे वो कल कम होते हुए नजर आए, और उसी के चलते हमने वर्ष की सबसे पिछले 4 वर्ष की सबसे बड़ी सिंगल डे की जो गिरावट है वो कल सोने में आते हुए देखी। और चांदी की कीमतें भी कल बड़ी गिरावट दिखाती हुई नजर आई। तो जो मध्य पूर्व में जो हालात है वहां पे तनाव कमजोर पड़ने की खबरों के चलते कल हमने एक बड़ी मुनाफा वसूली सोने और चांदी में आते हुए देखी थी। जी। अच्छा, अभी ये तो बात हो गई पास्ट की, प्रेजेंट की। अगर हम अब फ्यूचर की बात करें, क्योंकि लोग अब फ्यूचर में इन्वेस्ट करें नहीं करें या क्या थोड़ा सा रुके या ना रुके, तो आपको क्या लगता है। क्योंकि देखिए महीने का आखिरी समय भी चल रहा है और आखिरी समय होने की वजह से बहुत सारी चीजें लोग मैनेज करते हैं। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं हमारे दर्शकों को कि ये जो आने वाला हफ्ता है इसमें उनको क्या सोचना चाहिए और किस तरह से गोल्ड को देखना चाहिए।
अगर एक सप्ताह की बात करें सुबोध जी, तो मेरा मानना है कि जो एक सप्ताह सोना और चांदी की कीमतें दायरे में रह सकती है, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से इसराइल और लेबनान के बीच में संधि की जो चर्चाएं आ रही है, साथ ही हम देख रहे हैं कि जो एक्सपायरी है इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट की दिसंबर मंथ की, वो भी इस सप्ताह के आखिर तक होना है। और दूसरा, यहाँ मंथ का आखिरी सप्ताह होने के चलते, और यहाँ पे कल जो है यूएस के जो फेडरल रिजर्व की मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग हुई थी नवंबर मंथ की, उसके मिनट्स भी जारी होना है। और इस सप्ताह में यूएस के जीडीपी के आंकड़े भी आना है। तो काफी इवेंटफुल वीक है। इसलिए कहीं ना कहीं निवेशक जो है थोड़े, हम कह सकते हैं कि सावधानी यहाँ पे बरतते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक दायरा सोने और चांदी में एक सप्ताह जो है बना रह सकता है। अगर लेवल स्पेसिफिक बात करें, तो इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें $2588 इंटरनेशनल मार्केट में ऑन द डाउन साइड। और अगर ऊपरी स्तरों की बात करें तो $2685, लगभग $100 का रेंज रह सकता है। भारतीय बाजारों की अगर बात करें तो 74,400 डाउन साइड में, और 76,600 जो है वो अप साइड में। तो लगभग 2000 से 2200 का रेंज जो है सोने में बना रह सकता है। वहीं अगर चांदी की बात करें तो 29.80 डाउन साइड, और 31.40 ऑन द हायर साइड, ये इंटरनेशनल मार्केट में रेंज देखने को मिल सकता है। वहीं अगर भारतीय बाजारों की बात करें तो 86,500 से 90,000 का जो रेंज है, वो एक रेंज यहाँ पे बना रह सकता है। तो एक सीमित दायरे में सोना और चांदी अगले कुछ दिनों जो है ट्रेड कर सकता है। लेकिन लंबी अवधि का जो ट्रेंड है सोने और चांदी का, वो अभी भी पॉजिटिव है। वहां पे कोई बड़े जो फंडामेंटल में बदलाव अभी देखने को नहीं मिल रहे हैं। मतलब कि आपने 3 पॉइंट ये बताए कि जो सोना है वो तकरीबन 2200 का उसका रहेगा जो अभी इस वीक की बात करें। चांदी है वो तकरीबन 3500 के आसपास है उसका जो वेरिएशन है। और अगर लंबी अवधि की बात हो या लंबा सोच रहे हैं, दिसंबर जनवरी मार्च तक की बात कर रहे हैं, तो पॉजिटिव है। सर ये तो रही बात जो आपने इसका बताया। अभी मैं आपसे कुछ जानना चाह रहा हूँ। हमारे एक दर्शक हैं, उन्होंने ये बात करी है कि सबसे पहली बात है कि वो ज्वेलर्स की दुकान खोलना चाहते हैं, ऐसा उनका कहना था। तो वो चाहते हैं कि किस लेवल पर उनको ये जो सोना चांदी वगैरह है, क्या लेवल होगा या क्या लेवल होना चाहिए जब उन्हें ये खरीदना चाहिए और उनको फायदा हो। जहां तक जूलर्स की शॉप ओपन करने का सवाल है, तो उनको ये देखना पड़ेगा कि वो कहाँ पे इसको ओपन करना चाहते हैं, और क्वांटम जो है उनका क्या रहेगा। लेकिन अगर खरीदारी के लिहाज से अगर बात करें, तो हमारा मानना है कि सोना ऑल टाइम हाई लगभग 80,000 के स्तर को छूने के बाद अभी 75,000 के आसपास कारोबार कर रहा है। और हमारा मानना है कि यहाँ पे जो डाउन साइड है वो थोड़ी लिमिटेड नजर आती है। तो कहीं भी कीमतें 75,000 से 73,500 के रेंजेस में आवे, तो वो यहाँ पे खरीदारी जो है सोने में कर सकते हैं। वहीं अगर चांदी की बात करें, तो 86,000 से 85,000 के जो रेंजेस है वो उनके बाइंग के लिहाज से बेहतर लेवल होंगे, क्योंकि चांदी भी ऊपरी लेवल 1 लाख रुपए से लगभग 12-13% जो है करेक्ट हो चुकी है भारतीय बाजारों में बात करें तो और यहाँ पे थोड़ी सी गिरावट अगर आती है, तो वो अगर जूलर्स की शॉप जो है लगाना चाहते हैं, तो वहां पे बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि लंबी अवधि का ट्रेंड सोने और चांदी का पॉजिटिव बना हुआ है। और पिछले अगर हम 8-10 वर्षों का भी ट्रैक रिकॉर्ड देखें, तो एक आध वर्ष को छोड़ दे बीच में, तो सोना और चांदी दोनों ने ही लगातार जो है पॉजिटिव रिटर्न जो है बना करके दिए हैं। तो आगे भी ये ट्रेंड जो है कंटिन्यू रह सकता है। तो थोड़ी और अगर डीप आती है, तो वो उनके बाइंग के लिए एक अच्छा लेवल जो है रहेगा। मनोज जी, मेरे मन में एक सवाल आया है। एक्चुअली लोग आपस में बात करते हैं और ये एक थोड़ा सा हाइपोथेटिकल भी हो सकता है, लेकिन मुझे बताइए, सोना क्या 70,000 तक आ सकता है? ऐसा पॉसिबल है? 70 या देखिए सुबोध जी, संभव संभव तो सब चीज है यहाँ पे मार्केट में, क्योंकि कब कौन से फैक्टर्स जो है वो डेवलप होते हैं वो हमको पता नहीं रहता है। लेकिन जो हम फंडामेंटल्स और टेक्निकल के आधार पर जो स्टडी करते हैं, तो हाल फिलहाल में जो चार्ट का स्ट्रक्चर है टेक्निकली, और जो फंडामेंटल्स यहाँ पे प्लेस्ड है, उसको देखते हुए हमारा मानना है कि 73,000, 73,500 ये मैक्सिमम जो है डाउन साइड सोने में रह सकता है। और $2588 जो है इंटरनेशनल मार्केट में, 2580-88 का जो रेंज है, वो एक डाउन साइड यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स के रूप में देखने को मिलेगा। तो अभी जो अवेलेबल फंडामेंटल्स है और जो टेक्निकली चार्ट का स्ट्रक्चर है, उसको देखते हुए हमारा मानना है कि 73,000 जो है वो
शॉर्ट टर्म में एक बॉटम हो सकता है सोने के लिए भारतीय बाजारों में। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, मनोज जी, ये तो हो गई बात। और हमारे एक दर्शक हैं जिन्होंने ये पूछा है, थोड़ा सा आसान भाषा में वो जानना चाह रहे थे कि जो हेजिंग की बात होती है, अक्सर हेजिंग कर लीजिए, हेजिंग होनी चाहिए। तो वो ये जानना चाह रहे थे कि हेजिंग क्या होती है आसान भाषा में, और इसके जो बेनिफिट्स हैं क्या है, और हेजिंग करनी क्यों चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पे हेजिंग की अगर हम बात करते हैं तो हेज मतलब शब्द से ही ये क्लियर होता है कि हम जो हमारे पास पोजीशन है उसको हम जोखिम को यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है दूसरे जो काउंटर पार्टी है उसके ऊपर ट्रांसफर कर दें। अब अगर हम ज्वेलर की भाषा में अगर इसका उदाहरण लेकर के चलते हैं तो एक ज्वेलरी का जो शॉप जो भी ओपन किए हुए हैं ज्वेलर, उनकी दुकान में या उनकी शॉप में जो भी स्टॉक होता है सोने का या चांदी का, फॉर एग्जांपल अगर हम सोने की बात करें तो जैसे उनके पास 1 किलो का अगर स्टॉक है और उनको लगता है कि यहाँ पे भविष्य में बड़ी उठापटक जो है सोने की कीमतों में देखने को मिल सकती है, और अगर उनकी बाइंग ऊपरी स्तरों की है और उनको लगता है कि कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन ईज हो रहे हैं या और भी कोई जो ऐसा घटनाक्रम बन रहा है जिसके चलते 4-5 हजार रुपए की गिरावट कीमतों में आ सकती है, तो यहाँ पे जो एक्सचेंज है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, वहां पे सोने के जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ओपन है। यहाँ पे अलग अलग जो है डिनोमिनेशन में कॉन्ट्रैक्ट ओपन है। 1 किलो का भी यहाँ पे लॉट साइज है, 100 ग्राम का भी है, और गिन्नी यहाँ पे 8 ग्राम की ट्रेड होती है, 1 ग्राम का भी यहाँ पे जो पेटल है वो ट्रेड होता है। तो उनका जैसा एक्सपोजर है उस एक्सपोजर के लिहाज से वो यहाँ पे पोजीशन जो है वो ले सकते हैं। अब वो हेज कैसे करेंगे? अगर उनके पास 1 किलो का स्टॉक है, वो चाहते हैं कि मुझे 500 ग्राम मेरी पोजीशन को हेज करना चाहिए, तो वो 100 ग्राम का जो कॉन्ट्रैक्ट का जो साइज है उसमें 5 लॉट की यहाँ पे बिकवाली कर सकते हैं। अब उससे फायदा ये होगा कि अगर सोने की कीमतों में गिरावट आती है तो उनका जो हाजिर में स्टॉक रखा हुआ है उसमें उनको नुकसान होगा, लेकिन उन्होंने एक्सचेंज पे जो आधा किलो की पोजीशन सेल की है वहां भी गिरावट जो है देखने को मिलेगी। तो वहां पे जब गिरावट आएगी तो उनकी जो सेल की पोजीशन है उसमें उनको प्रॉफिट होगा। तो नेट नेट में जो उनका हाजिर का स्टॉक है वहां नुकसान हो रहा है, लेकिन उन्होंने फ्यूचर्स मार्केट में जो पोजीशन सेल की है वहां पे उनको प्रॉफिट हो रहा है। तो अल्टीमेटली उनका जो नुकसान है वो सीमित, प्रोटेक्ट जो लॉस है जो उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर उनको आगे कमिटमेंट है कोई, भविष्य में जो है स्टॉक किसी को देना है क्लाइंट को, और अभी वो लेना नहीं चाहते हैं, तो वो यहाँ फ्यूचर्स मार्केट में बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। और जब उनको आगे डिलीवरी करना है आगे के महीने में, 1 महीने 2 महीने बाद, तो उस समय वो फ्यूचर्स मार्केट की अपनी पोजीशन को स्क्वायर अप करके जो हाजिर में सोना खरीद के और क्लाइंट को दे सकते हैं। तो दोनों तरह से यहाँ पे हेजिंग बाइंग और सेलिंग के रूप में वो अपने स्टॉक के अगेंस्ट में कर सकते हैं। और जो मार्केट है उसका मेन उद्देश्य ही यहाँ पे जो प्राइस रिस्क मैनेजमेंट और प्राइस डिस्कवरी था। तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये प्राइस रिस्क को मैनेज करने के लिए ही बनाया गया है। और काफी सारे ज्वेलर भाई और जो बड़ी बड़ी जो कंपनीज है जो ज्वेलरी में मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, ट्रेड कर रही है, वो अपनी पोजीशन को यहाँ लगातार हेज करती है। तो बिल्कुल ये एक उपयोगी जो है माध्यम है और इसका फायदा जो है उनको लेना चाहिए। मनोज जी, बहुत बढ़िया। आपने बड़ी आसान भाषा में खासतौर से ज्वेलर्स लोगों के लिए बड़े आसानी से समझा दिया। और हेजिंग का जो रहस्य है, जिस किस तरह से हेजिंग करें, वो सारी चीजें आपने बता दी। बहुत अच्छा है। और आज इस बार की जो जितनी भी सोना चांदी को लेकर के जो आपने जानकारियां दी हैं, मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को काफी फायदा कराएंगी और उनको अच्छा सही निर्णय लेने में सहायक बनेंगे। मनोज जी, कृषि भूमि में बात करने के लिए शुक्रिया। और फिर हम लोग अगली बार मिलेंगे। थैंक यू।